एक बार फिर से भेज देती हूँ बेटा, आई एम सेंडिंग यू द स्केड्यूल। ये आपका कल टेस्ट का स्केड्यूल रहेगा। 10:30 to 12 आपकी फिजिक्स की क्लास है, 1 to 2:30 केमिस्ट्री की क्लास है, एंड 3:30 to 5 PM आपकी मैथ्स या बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो सब बच्चे टाइम पे क्लासेस ज्वाइन करेंगे। जो भी चैप्टर होगा आपके संडे वाले टेस्ट का उसको रिवाइज करके आना। एक बार जो क्लास नोट्स है उनको क्विकली देख लेना ताकि वो चैप्टर आपके दिमाग में हो, जिससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिक्कत ना आए। ठीक है, वरना बच्चे बोलते हैं कि मैम ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, फिर मैं बोलती हूँ चैप्टर में पढ़ा था, तो वो बच्चों को भी फिर दिक्कत होती है। ऑल राइट, आज की क्लास हमारी थर्मोडायनामिक्स की क्लास है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्लास है। इसके बाद आई थिंक एक और क्लास हमारी लगेगी एंड हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन्स के बारे में, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ये कुछ चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कार्नोट इंजन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो बढ़िया बढ़िया सारे के सारे टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक्स हैं, इनको समझ लो तो अच्छा है। सेकंड लॉ पूरा समझ में आ जाएगा, कार्नोट इंजन भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट हीट इंजन। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या बेटा? कल रात को भी क्लासेस होंगी ना? नहीं, कल रात को क्लासेस नहीं होंगी। अगर आपकी 10:30 से लेकर 5 बजे तक शाम की क्लास है ना, तो फिर रात की क्लासेस नहीं होंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, ऑल राइट। तो अब आ जाओ हीट इंजन पे। कोई मुझे बताओ कि हीट इंजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंजन? मैम हीट से चलने वाला इंजन। हीट से चलने वाला ऐसा इंजन, कुछ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हीट से इंजन को चला रहा है। मतलब जो मेरी हीट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन भी होती है हीट इंजन की बेटा, कि हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन जो होता है इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑल राइट, अब ये जो आपका सिस्टम है, जो आपका हीट इंजन है, उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो सिस्टम है इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। अभी जस्ट क्लास शुरू करी है, हीट इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हीट इंजन के बारे में मैंने क्या बोला, दैट इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑल राइट, अब इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होता है हीट इंजन के अंदर? एक तो होता है आपका सोर्स। ठीक है, जो आपका सोर्स ऑफ हीट है, जहां से हीट आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस थोड़ा सा आपका हायर टेम्परेचर पे रहता है। ये जो आपका सोर्स होता है जिसमें आपका हीट थोड़ा ज्यादा होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज जो आपके पास होती है वो होती है आपके पास वर्किंग सब्सटेंस। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो अगर कोई बच्चा अनम्यूटेड है तो। ठीक है, अब ये वर्किंग सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ बच्चा? अगर आप स्टीम इंजन की बात करो तो स्टीम इंजन के अंदर स्टीम का यूज करके इंजन चल रहा है, तो स्टीम आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। अगर आप जो हमारी ये गाड़ियों वाड़ियों के अंदर डीजल के इंजन लगे हैं उसमें ये जो फ्यूल है दैट इज एक्टिंग एज दी वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो एक आपको वर्किंग सब्सटेंस चाहिए जो आपका जो भी इंजन है उसको चला रहा हो। और तीसरी और आखिरी चीज क्या होती है इसके अंदर? सिंक। ठीक है, सिंक ऑफ हीट, जहां पे जो बची हुई हीट है वो आपकी चली जाती है। ये आपका थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, तो अब सब बच्चे प्रोसेस को समझो कि हो क्या रहा है। डायग्राम बना देती हूँ एक बढ़िया सा। आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपका सोर्स है, दिस इज योर सोर्स। एक आपके पास कुछ इस तरीके का सिंक है, यहाँ पे ये आपका सिंक है। कुछ भी सिस्टम हो सकता है, ये आपके पास सिंक है यहाँ पर। एक आपके पास बीच में ये वर्किंग सब्सटेंस है, जो हमें जिसको यूज करके काम हो रहा है। ये आपका वर्किंग सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके की प्रोसेस में होता क्या है ये समझो। सोर्स का टेम्परेचर है T1, सिंक का टेम्परेचर है T2। जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सिंक। तो क्या होता है, ये जो सोर्स है ये वर्किंग सब्सटेंस में कुछ हीट ट्रांसफर करता है। इट इज ट्रांसफरिंग सम Q1 हीट टू दी वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस इस हीट को अब्सॉर्ब करेगा, कुछ काम करेगा, और वो काम जिस भी सिस्टम पे आप कर रहे हो, जहां पे भी उसको यूज कर रहे हो, वो वहां पे उसको यूज अप करवा देगा। सो देयर इज सम वर्क बीइंग डन बाय द सिस्टम। अब इसके बाद कुछ ना कुछ हीट बच जाएगी, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो जो हीट बच जाती है वो आपकी सिंक में चली जाती है। तो दैट इज Q2। ठीक है, इस तरीके से आपका सिस्टम चलता है। यहाँ पर आपका सोर्स है, सोर्स थोड़ा हायर टेम्परेचर पे है, उससे कुछ हीट एनर्जी आपके वर्किंग सब्सटेंस में ट्रांसफर हो रही है। दैट हीट एनर्जी इज Q1। फिर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इट इज डूइंग सम वर्क, और बची हुई हीट एनर्जी जो है वो ये सिंक में ट्रांसफर कर देता है।
तो ये जो आपकी प्रोसेस रहती है, ये पूरा काम होने में ये जो प्रोसेस होती है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ये चीज जरूरी है आपको समझनी कि हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, ये सारे के सारे जो भी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, इन सब के अंदर आपकी साइक्लिक प्रोसेस ही हो रही है। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को क्या डिस्कस किया हमने? यहां तक क्लियर यस मैम। यस मैम। चलो मूविंग ऑन। अब हीट इंजन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। एक तो हमने लिखा था वर्ड Q1, तो Q1 का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, है ना? जो हीट आपने सोर्स से प्रोवाइड करी वर्किंग सब्सटेंस को, जो वर्किंग सब्सटेंस ने अब्सॉर्ब कर ली, वही तो हो गई आपकी Q1, राइट? तो Q1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल हो गया ये तो, कि हाँ मैम यही तो होता है। Q1 क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट जो वर्किंग सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सोर्स, और सोर्स आपका किस टेम्परेचर पे है? T1 केल्विन पे। ये तो आपका Q1 का मतलब हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Q2। तो Q2 क्या हो गया? जो हीट रिजेक्ट हुई है बाय द वर्किंग सब्सटेंस। सो दिस इज द हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। एंड ये हीट कहां जाती है? बताओ बेटा, ये हीट कहां जाएगी? सिंक में। ओ वेरी गुड, ये आपकी जो हीट होती है ये सिंक में चली जाती है। हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक। और सिंक का आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है? सिंक एट टेम्परेचर T2 केल्विन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वर्क डन। तो ये आपका क्या हो गया? काम कितना हुआ है? सो दिस इज नेट एक्सटर्नल वर्क। कितना आपका नेट एक्सटर्नल वर्क हुआ है? नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, जितना आपका वर्किंग सब्सटेंस ने काम किया है। नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस किस पे? सराउंडिंग पे, ऑन द सराउंडिंग्स, ऑन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स हमको समझ में आ गई। तो यहां से अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे अगर हम आते हैं, आई कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड। व्हाट विल दैट बी? नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। अगर 50 बच्चे क्लास में आए और 30 मैम बच्चे बाहर क्या चले गए, कितने बच्चे बचे? क्या मैम बेटा? ये क्या है? 20। 20 बच्चे बचे। बेटा के आपका केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर 50 बच्चे क्लास में आए, 30 बच्चे बाहर गए, तो 20 बच्चे बचे। अगर Yes, Q1 ma'am. अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस के अंदर आई और Q2 बाहर चली गई, कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई? Q1 minus Q2. Q1 माइनस Q2। सिंपल है मैम ये तो, इसमें क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये तो हमारे पास हीट अब्सॉर्ब आ गई। अब आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? जीरो हो जाती है ना बेटा। हमने देखा है कि साइक्लिक प्रोसेस में du इज इक्वल टू जीरो। ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और भाई इसको फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारा स्टेट फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है अगर साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात हो रही हो, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होती है आपकी वो सेम होती है। गुड इवनिंग बच्चा। तो यहां से अब मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट फर्स्ट लॉ से dq मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, तो यहां से तो मेरे पास डायरेक्टली वर्क डन की कुछ वैल्यू आ गई। वर्क डन की क्या वैल्यू आ गई? Q1 माइनस Q2। मैम लास्ट वाला स्लाइड दिखा देना। दिखा रही हूँ बच्चा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारा नेट अमाउंट ऑफ हीट इज Q1 माइनस Q2, और हमने देखा है कि साइक्लिक प्रोसेस में du की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका मतलब है कि ये जो Q1 माइनस Q2 है, इट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन, है ना? वही तो किया है मैंने यहाँ पे। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो गया। ठीक है बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से यस मैम। पहली इक्वेशन बन गई। अब इतना हमें समझ में आया, तो यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो आप बताओ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपके लिए? ये एफिशिएंसी वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि कोई भी अपना जो काम कर रहा है वो कितना अच्छे से कर रहा है,
है ना। अब मेरा काम है पढ़ाना, कि तो वो अब आप काम बोलोगे कितना कर सकता है। हाँ कितना कर सकता है, कितना अच्छे से कर रहा है ना बेटा। मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरी एफिशिएंसी कैसे मेजर होएगी कि मैं कितना अच्छे से पढ़ा रही हूँ। आपका काम है पढ़ना, तो अब मैं बोलूंगी कि भाई जितनी नॉलेज मैंने आप लोगों को दी उसको यूज करके आप कितनी मेहनत कर रहे हो अब, और वो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो एफिशिएंट है, जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा वो एफिशिएंट नहीं है। तो वही काम तो यहाँ पर भी आ जाता है। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी को डिफाइन करती हूँ, तो ईटा का मतलब क्या है कि जितना आपने काम किया है, जितना भी जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है उसने काम किया है, इफ यू डिवाइडेड बाय द हीट व्हिच वाज बीइंग प्रोवाइडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस, देन यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। मतलब कि कितना वर्किंग सब्सटेंस ने काम किया। एफिशिएंसी में ये तो पता होना जरूरी है ना कि हाउ मच नेट वर्क इज बीइंग डन पर साइकिल, कितना काम हो रहा है वो तो हमें पता चलना चाहिए। अब उसके बाद अब खाली काम से थोड़ी मैटर करता है, कितनी आपने हीट दी उसके बाद उसने कितना काम किया वो मैटर करता है। तो अब डिवाइडेड बाय टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन अ साइकिल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं एज अ टीचर आप लोगों को सबको सेम पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आप सबको को अपना नॉलेज दे दिया। अब उसको यूज करके आप कितना नेटवर्क टर्न करते हो उससे आपकी एफिशिएंसी मैटर करेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी कितनी हो गई, कितना काम किया गया पर साइकिल बेस्ड ऑन कितनी हीट उसने उस साइकिल में अब्सॉर्ब करी है। ठीक है, इज दैट ओके। मैम न्यू क्या है वहाँ पे? बेटा म्यू इज द एफिशिएंसी, ये म्यू नहीं है, ये ईटा है, ईटा। यस मैम। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, नेटवर्क डन बाय द साइकिल, नेटवर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस पर साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इन द साइकिल, इसका रेशियो। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो वेरी गुड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईटा। अब टोटल वर्क डन कितना हो गया W, और टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड कितनी हो गई, कितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही थी Q1। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। है ना बेटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास ईटा की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वैल्यू आ जाती है। क्या वैल्यू आती है, ईटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इज दैट मैम इनको ओके इस गाइस। टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। कार्नोट साइकिल के केस में इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 माइनस T2 अपॉन T1। मैम हाँ बच्चा। मैम अभी तक आपने क्या क्या बताया, हम प्लीज शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बेटा, एक बार फटाफट से कर रही हूँ, सब बच्चे देख लो। मैंने बताया कि हीट इंजन का मतलब क्या होता है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हीट इंजन के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और हीट। सोर्स जो है वो हायर टेम्परेचर पे है एज कंपेयर टू सिंक, सॉरी सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। तो सोर्स इज एट अ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सिंक। हो क्या रहा है कि सोर्स से कुछ एनर्जी आपकी वर्किंग सब्सटेंस में जा रही है, वर्किंग सब्सटेंस इस एनर्जी को यूज कर रहा है टू डू सम वर्क, एंड बची हुई एनर्जी को वो सिंक में भेज देता है। तो यहां से अगर आप देखो कि नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस कितनी होगी, Q1 माइनस Q2, है ना। साइक्लिक प्रोसेस है ये पूरी, तो du आपका 0 है, तो डायरेक्टली आपके पास वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाता है Q1 माइनस Q2 के इक्वल। फिर अगर आप एफिशिएंसी की बात करो, तो एफिशिएंसी का मतलब है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नेट वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय द टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इन दैट साइकिल। ऑलराइट, तो यहां से ईटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और जब आप कार्नोट साइकिल सीखोगे, जो हम बाद में सीखेंगे, तब आप देखोगे कि Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, इज दैट ओके गाइस। यस मैम। अब ईटा का एक बड़ा ही स्पेशल फीचर होता है भाई, कि ईटा जो है ना वो आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ईटा 1 होगा, है ना बेटा। हाँ है। एक बार म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा। मोना डार्लिंग। ओके, एक बार अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। एक काम करते हैं, अभी थोड़े बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सब बच्चों को। ठीक है, आप अपने जो भी डाउट्स रहेंगे वो चैट बॉक्स पे लिख देना बच्चा। ठीक है, आप अपना जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो वो चैट बॉक्स से कर लो, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। ऑलराइट, तो अब मैं क्या बोल रही थी कि ये जो एफिशिएंसी है इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपकी एफिशिएंसी 1 हो गई इसका मतलब है कि Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0, और आपका Q2 कभी 0 नहीं होता। मतलब Q2 कभी भी ऐसा नहीं होता कि 0 हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जहां पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा।
कृष्णा बच्चा कुछ खास नहीं करवाया, अभी खाली हमने एफिशिएंसी की मेजर बात करी है, थोड़ा बहुत हीट इंजन के बारे में सीखा है। तो हमने देखा कि हीट इंजन के केस में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q1 माइनस Q2, एंड एफिशिएंसी को आप कैसे लिख सकते हो, ईटा इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है बच्चों, ट्राई करो कि टाइम पे आओ क्लास में, 9:30 की क्लास है, अभी 9:47 हो रहे हैं। ठीक है बेटा, सब बच्चे ट्राई करो टाइम पे आओ क्लास में। चलो, तो अब मैंने क्या बोला कि ईटा की वैल्यू कभी भी आपकी 1 नहीं हो सकती, मतलब ईटा आपका कभी भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है Q2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो आपका पॉसिबल नहीं है। ये हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम आप अपनी बुक्स में देखोगे। हॉट रेजर्वोयर का मतलब होता है बेटा सोर्स, सोर्स और हॉट रेजर्वोयर सेम चीज है, कोल्ड रेजर्वोयर और सिंक सेम बात है। हो क्या रहा है, आप देख सकते हो कि सोर्स से कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है, कहां पे, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, दिस इज योर वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो सोर्स से कुछ हीट ट्रांसफर हुई वर्किंग सब्सटेंस में, वर्किंग सब्सटेंस ने अब कुछ काम किया जो उसने सराउंडिंग्स को दे दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम है इस केस में, और बाकी जो उसकी हीट बची, जो भी लॉस हुआ, वो वापसी आपका कोल्ड रेजर्वोयर में सिंक में चला गया। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि ईटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, वर्क अपॉन Q1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसको आप 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है सबको? इज दिस ओके गाइस? कृष्णा, श्रेया, जूही, सोनिया, रजनी, क्लियर है बच्चा? यस मैम, वेरी गुड, दैट इज ग्रेट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आपका नीट का क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर नीट के पेपर में आ चुका है पहले भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनो, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ईटा आर। ठीक है, आपको एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी गिवन है, ईटा आर के बराबर, एंड दैट ऑफ एन इररिवर्सिबल हीट इंजन इज ईटा आई। एक रिवर्सिबल हीट इंजन गिवन है, एक इररिवर्सिबल हीट इंजन गिवन है। आपसे पूछा है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो बताओ। So can you guys guess what will be the correct answer in this case? आप guess कर सकते हो what will be the correct answer in this case? All right, ऑप्शन बी बोल रहे हैं बच्चे, प्रियंका इज सेइंग ऑप्शन बी, बाकी बच्चे बताओ क्या सही लग रहा है। शिवानी इज सेइंग ऑप्शन ए, गुड जॉब बेटा। प्रियंका ऑल्सो वेरी गुड जॉब। आजाद इज सेइंग डी। कोई बच्चा सी ऑप्शन भी बोलतो तो वी विल बी गुड टू गो कि हाँ सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज मुझे ये बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती है ना, उनमें एक काफी मेजर डिफरेंस होता है। व्हाट इज दैट मेजर डिफरेंस? कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, इन रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं रहता, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पढ़ा था ना हमने ये लास्ट क्लास में कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो लॉस ऑफ एनर्जी 0 रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी भी हीट मैं सप्लाई कर रही हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वो सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ लॉस भी होएगा, है ना। तो यहां से आप ये चीज समझ सकते हो कि जो वर्क डन रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क बीइंग डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज दिस ओके गाइस? ये चीज आप इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है बेटा, तो क्योंकि वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्रेटर है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि ईटा क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q1। तो भाई वर्क डन अगर बड़ा है रिवर्सिबल का, तो ईटा भी बड़ा हो गया ना, ईटा फॉर रिवर्सिबल मस्ट बी ग्रेटर देन ईटा फॉर इरिवर्सिबल। So this is your correct answer, and the correct answer to this question will be option number A. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीट के अंदर कभी कभी काफी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी सिंपलर क्वेश्चंस। All right, let us move forward and let us try to understand about refrigerators. तो रेफ्रिजरेटर का नाम तो सबने सुना है, सबके घरों में फ्रिज होता है आजकल, फ्रिज के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है काम। फ्रिज करता क्या है, व्हाट डज फ्रिज डू, फ्रिज का क्या पर्पस है घर में, क्यों ऐसे खरीद के रख रखा है हमने फ्रिज?
बिकॉज इट कूल्स थिंग्स, कूलिंग थिंग्स में काम आता है। आपके फ्रिज में अभी ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत खाने का मन कर रहा हो, जो आप खा नहीं पा रहे हो? मेरे फ्रिज में ऐसे एक ब्राउनी रखी हुई है जो मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि इट इज माई ब्रदर्स, सो दैट इज अ वेरी हार्ड थिंग फॉर मी टू डू। ठीक है चलो सही बोल रहे हो सब लोग, टेम्परेचर डिक्रीज। जूस रखा है, तनु इज सेइंग जूस, दैट इज ग्रेट, इतनी सर्दी में भी जूस, अच्छी बात है बेटा। टॉफीज रखी हैं, चॉकलेट्स रखी हैं, ऐसे सब बच्चों का स्वीट टूथ होता है, तो ठीक है, माई आई ऑल्सो हैड अ स्वीट टूथ, दैट इज ग्रेट। रेफ्रिजरेटर अब सबको पता है दैट रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, चीजों को ठंडा करने के लिए यूज करा जाता है। रेफ्रिजरेटर जो है उसमें, अब पहले हम क्या कर रहे थे, अच्छा शिवानी के फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा है अनफॉर्चुनेटली, सैड, मैं भिजवा देती हूँ चॉकलेट्स, कोई नहीं। तो पिछले केस में हीट इंजन में क्या हो रहा था बेटा, आपका जो सोर्स था उससे कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही थी, सोर्स आपका हायर टेम्परेचर पे था और ये हीट एनर्जी एक तरीके से कम टेम्परेचर वाली सिंक में जा रही थी। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं तो रेफ्रिजरेटर नहीं बन जाएगा। मुझे करना क्या है, जो कोल्ड वाला रेजर्वोयर है वहां से मुझे उसकी ठंडक लेनी है, वहां से जो हीट है वो लेनी है और उसको गर्म वाली जगह पे डाल देना, यही तो करना है, उल्टा ही तो करना है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, हाँ सब बच्चों को भिजवा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब है कि आपका जो हीट इंजन है बस वो उल्टा चल रहा है, हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स। ऑल राइट, रेफ्रिजरेटर का सिंपल यही मतलब हो गया। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम ही हो जाते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता ठीक है, चलो मैं ऐसे घर पे आ जाऊंगी, सब लोग मुझे ऐसे घर पे अपने पार्टी देना, आपके मम्मी पापा ने बढ़िया बढ़िया खाना बना रखा होगा, मैं खाऊंगी उसको फिर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है, हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स। तो यहाँ पर आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है सिंक से सोर्स में। पहले बात करते हैं अभी हीट इंजन के बारे में, हमने क्या देखा था कि भाई ये आपका सोर्स है ना, ये आपका सिंक है, यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पर आपका सिंक है और ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, दिस इज योर वर्किंग सब्सटेंस, दिस इज योर वर्किंग सब्सटेंस। तो सबसे पहले मैं हीट इंजन वाली चीज ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर देखा था इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। हीट इंजन के केस में क्या होता है, ऐसे आपका Q1 जाता है, फिर ये आपका Q2 है और वर्क डन आपका बाहर हो रहा है। अब मुझे ये सारी की सारी प्रोसेस को उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा कैसे करूंगी, अब जा रहा है सिंक से जा रही है हीट, कहाँ पे, सिंक से जा रही है हीट वर्किंग सब्सटेंस पे, सारे ये एरो मिटा देते हैं। ठीक है, सिंक से आपकी हीट वर्किंग सब्सटेंस पे जा रही है, वर्किंग सब्सटेंस पे अब आपको कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हीट आएगी वो आपकी सोर्स में चली जाएगी। ये वर्किंग सब्सटेंस पे आप काम कैसे कर सकते हो, मोटर लगाकर। ठीक है बेटा, हाँ पहले आपकी रिमेनिंग हीट सिंक में जा रही थी, अब आपका कुछ रिमेनिंग हीट का सिस्टम रहा नहीं, अब आपका उल्टा प्रोसेस हो रहा है, जो सिंक वाली ठंडक है वो आपकी एक तरीके से वर्किंग सब्सटेंस में यूज हो रही है, तो आपका कुछ कूल हो गया, उसके बाद अब वर्किंग सब्सटेंस कुछ काम कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस पे आपने मोटर लगा रखी है, कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी बची हुई जो हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट अब डेवलप हो गई है, दैट विल बी गोइंग बैक टू द सोर्स। All right, is this process clear, guys? Again, here T1 is greater than T2. सेम है, बस खाली एरोज उल्टे हैं। रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में खाली एरोज का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। चलो अब इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर के केस में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में ना 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये जो पूरा प्रोसीजर होता है सिंक से सोर्स का, बीच में वर्क डन ऑन द सिस्टम का, ये सारी चीजें आपकी हो रही है। तो इसको कैसे समझोगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी जो भी यहाँ पर गैस होती है ना, उसको सडनली एक्सपैंड किया जाता है। So sudden expansion of gas takes place. Expansion of gas takes place. Sudden expansion हो जाता है from high to low pressure. From high to low pressure. सब बच्चों ने अपने पहले बचपन में केमिस्ट्री के अंदर वो एलपीजी वगैरह वाला केस पढ़ा होगा ना, तो ये एलपीजी वाला केस कुछ इसी तरीके का है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ आपकी जो गैस है वो वेपर में रह जाती है और बची हुई जो गैस होती है वो लिक्विड में हो जाती है। मतलब आपके पास एक ठंडी सी, यू गेट अ कूल वेपर लिक्विड मिक्सचर।
एक ठंडा आपके पास वेपर और लिक्विड का मिक्सचर आ जाता है जब ये वाला स्टेप होता है। तो बेटा मेरी स्क्रीन शायद फ्रीज नहीं हुई है, एक बार मैं देखती हूँ। ठीक है, अभी विजिबल हो गई आजाद? आ गई? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपका पहला स्टेप क्या होता है कि एकदम से आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड हुई फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपका एक बहुत ठंडा सा वेपर और लिक्विड का मिक्सचर बन गया। ये आपके फ्रिज में हो रहा है, देखो कंटिन्यूअसली। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो मिक्सचर है, अब ये चाहता है कि भाई मैं वेपर स्टेट में ही पहुंच जाऊं। सो दिस मिक्सचर अब्सॉर्ब्स हीट। ये जो मिक्सचर है ये अब्सॉर्ब कर लेता है हीट। अगर ये हीट अब्सॉर्ब कर लेगा अपने आसपास से तो इसकी सराउंडिंग्स ठंडी हो जाएंगी, है ना। तो ये जो मिक्सचर है इट अब्सॉर्ब्स हीट, कहां से? फ्रॉम रीजन विच इज टू बी कूल्ड, फ्रॉम रीजन विच इज टू बी कूल्ड। ठीक है बेटा, तो जो आपका रीजन है जो ठंडा होना है, वहां से ये जो आपका मिक्सचर रहेगा वेपर लिक्विड मिक्सचर, इट विल अब्सॉर्ब हीट, बिकॉज ऑफ विच द रीजन अराउंड इट विल गेट कूल्ड। ऑल राइट, तो यहां पर अब क्या होता है, अब क्योंकि वो जो मिक्सचर है उसने हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, तो वो हीट को कहां पे यूज अप करेगा? लिक्विड को वेपर कन्वर्ट करने में। तो अब जो आपका इंटायर ये मिक्सचर है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको कि हाँ ये दो स्टेप तो हो गए? तो ठंडक तो पहुंच गई ना आपके सिस्टम में। अब आपका जो ये मिक्सचर है, वंस इट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रीजन व्हिच इज सपोज्ड टू बी कूल्ड, आपकी ठंडक तो पहुंच गई। अब इसके बाद आ जाता है वर्क डन। अब कुछ आपने मोटर वगैरह लगा रखी है तो वो कुछ तो काम करेगी, क्या काम करेगी? यहाँ पे आपका आ गया मोटर का कॉन्सेप्ट, दैट एक्सटर्नल वर्क जो होता है इट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जो है आपका दैट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन इज कि अब आपने एक्सटर्नल वर्क किया क्योंकि सिस्टम पे, तो ये जो आपकी वेपर होगी जो मस्त ऐसे एंजॉय कर रही थी, इट विल गेट हीटेड, है ना। जब आप कुछ कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हो, तो ये वेपर का भी हीट होना तो बनता है, इट विल गेट हीटेड। ऑल राइट, नाउ आफ्टर गेटिंग हीटेड व्हाट विल हैपन? अब ये वेपर आपकी हीट हो गई, तो ये हीट को कहीं रिलीज करेगी। कहाँ रिलीज करेगी? सराउंडिंग में। तो ये जो आपकी वेपर रहती है इट रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग। ये जो वेपर है आपकी इट रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग्स। इज दिस ओके गाइस? तो यहां पर अब आप क्या बोलोगे कि आपकी एक पूरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका इनिशियल स्टेट में आप वापसी आ गए हो, यू आर बैक टू योर इनिशियल स्टेट एंड साइकिल इज कंप्लीट। ये पूरी साइकिल हो रही है आपकी, और ये कंप्लीटली एक एक मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर ये हुए जा रहा है मामला। तभी आप फ्रिज के अंदर देखते हो ना, फ्रिज का जो पीछे वाला एरिया होता है वो काफी गर्म होता है, वहां से ऐसे गर्म हवा निकल रही होती है, क्योंकि जो आपके वेपर्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग्स। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम ये हमने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा पढ़ा? ठीक है, अब आगे मैथमेटिक्स पे चलें वापसी। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक टू द मैथमेटिक्स नाउ। ठीक है, तो अब इसका वही डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर भी एक, जैसे पहले हमारे पास एफिशिएंसी था, यहाँ पर हमारे पास एक चीज है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फिर से एक बार डायग्राम बना देती हूँ, आप बच्चे भी नोट डाउन कर लो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है। ये आपके पास सोर्स है, ठीक है, ये आपका सिंक है, ये आपका बीच में कुछ वर्किंग सब्सटेंस है, दिस इज योर वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, खुशी बच्चा आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो पूछो एक बार चैट पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने प्रोसेस पढ़ी थी ना कि सिंक से देयर इज सम एनर्जी Q2 व्हिच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड बाय द वर्किंग सिस्टम, और अब वर्किंग सिस्टम पे हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं। कैसे वर्क डन कर रहे हैं? बाय मोटर और समथिंग एल्स व्हिच वी हैव अप्लाइड टू द सिस्टम, उसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं। सोर्स का टेम्परेचर है आपका T1, सिंक का टेम्परेचर है आपका T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ये चीज हमने अभी पढ़ी थी। तो अब मैं यहाँ पर फिर से Q1 और Q2 वगैरह की वैल्यूज लिख देती हूँ बेटा। Q1 की क्या वैल्यू होती है? Q1 होता क्या है? इट इज हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल, हर साइकिल में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, कहां से? फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वॉयर। ये जो सिंक है ये इसको कोल्ड रेजर्वॉयर भी कहा जाता है। ठीक है, सिंक इज योर कोल्ड रेजर्वॉयर।
और ये सोर्स क्या हो जाएगा, हॉट रेजर्वॉयर। एक गर्म है एक ठंडा है, बस उसके आगे रेजर्वॉयर और लगा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो सिंक इज कोल्ड रेजर्वॉयर एंड सोर्स इज हॉट रेजर्वॉयर। तो Q1 आपका क्या होता है, हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वॉयर। सॉरी, दिस इज Q2। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट विच इज रिलीज्ड, है ना, हीट विच इज रिलीज्ड पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स। तो अब यहां पर बताओ नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना होएगा, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। अब यहां पर कितने बच्चे घुसे, Q2 बच्चे घुसे, Q1 बच्चे बाहर निकल गए। जीरो थोड़ी होएगा, Q1 और Q2 इक्वल थोड़ी है बेटा। DQ की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 बच्चे क्लासरूम में घुसे, Q1 बच्चे बाहर निकल गए, Q2 माइनस Q1। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो, उज्जवल सही है बेटा। ठीक है, तो DQ की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 माइनस Q1। अब आपको पता है कि इस केस में जो आपका वर्क डन है दैट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो इज इट नेगेटिव और इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वेरी गुड, इट इज अ नेगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका नेगेटिव वर्क डन आएगा इस केस में। ठीक है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज अ नेगेटिव थिंग, वो आपका नेगेटिव आता है आपके पास। ठीक है, तो अब अगेन साइक्लिक प्रोसेस है, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, दैट DQ मस्ट बी इक्वल टू DW, मतलब Q2 माइनस Q1 मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। तो बेटा आपके पास तो सेम ही एक्सप्रेशन आ गया जो पहले आया था, सेम एक्सप्रेशन ही तो आ गया कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन। पहले भी तो यही आया था हमारे पास, है ना, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन आ गया आप लोगों के पास फिर से। यही एक्सप्रेशन तो पहले भी आया था। क्लियर है बच्चा, इज इट ओके टिल हियर। ठीक है, तो अब आ जाओ, यहां पर हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे वहां पर हमने एफिशिएंसी की बात करी थी ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां पर हमने बोला था कि हमारे पास एफिशिएंसी है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैं अल्फा से डिनोट कर रही हूँ, कुछ कुछ बुक्स में ना इसी को बीटा से भी डिनोट किया जाता है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे अल्फा से भी डिनोट करते हैं, बीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब बच्चे, सबके सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे एफिशिएंसी थी, यहाँ पर कोफिशिएंट है, ये कितना हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वॉयर, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रेजर्वॉयर divided by the work done on the system, work done on the system, on the working substance मतलब। ठीक है, तो इसको यूज करके आपके पास डायरेक्टली आपका अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट अल्फा की क्या वैल्यू हो गई बेटा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वॉयर है Q2 के बराबर, डिवाइडेड बाय वर्क डन W। मतलब अल्फा की क्या वैल्यू हो गई, Q2 डिवाइडेड बाय W की क्या वैल्यू है, Q1 माइनस Q2। इज दिस ओके गाइस। यस मैम, ये क्लियर है सबको। ठीक है, वेरी गुड, सो लेट मी राइट इट हियर अगेन, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो यहां पर ना मैं एक दो चीजें और कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ ऊपर नीचे को फ्रॉम Q1, मेरे पास ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q2 अपॉन Q1 की क्या वैल्यू हो गई, 1 माइनस ईटा। तो यहां से अगर मैं अल्फा और ईटा के बीच में रिलेशन लिखूं, क्या लिख सकती हूँ मैं बेटा, 1 माइनस ईटा
अपॉन ईटा, मतलब 1 अपॉन ईटा माइनस 1। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक चीज दी होती है, दूसरी चीज पूछते हैं सीधा। ठीक है, अच्छा स्क्रीन पे बेटा, मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक बार मैं फिर से बैक करके आगे करती हूँ। अभी विजिबल हो रहा है श्रेया? ठीक है, इज इट विजिबल नाउ बेटा? यस। तो मैंने क्या बोला कि यहां से मेरे पास ये एक्सप्रेशन तो आ गया था पिछली स्लाइड में ही, दैट अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर और नीचे इसको डिवाइड कर दिया Q1 से। ये तो कर ही सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक बार फिर से समझाती हूँ, ये समझ में आया आपको कि एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2? ठीक है, अब मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड को Q1 से डिवाइड कर रही हूँ। आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय Q1। ऑलराइट, सो व्हेन आई डू दैट व्हाट विल आई हैव, यहाँ पर मेरे पास ये Q2 अपॉन Q1 रह गया, ये Q1 से Q1 को कट गया तो Q1 रह गया, सिंपल मतलब 1 रह गया हमारे पास, माइनस Q2 अपॉन Q1। नाउ आई कैन डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ ईटा एज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हमने अभी निकाली थी। तो Q2 अपॉन Q1 की क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस ईटा, which means that alpha is equal to 1 minus eta upon eta। तो ये आपके पास आ जाता है 1 minus eta minus 1, 1 upon eta minus 1। ठीक है, अगर आप फिर से कार्नोट साइकिल वाली चीज यूज करो इधर, ये हम कार्नोट साइकिल में एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो कार्नोट साइकिल में आप पढ़ोगे दैट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो अगर आप यहाँ पर ये वाला सेम, ये वाली इक्वेशन में भी सेम एक्सप्रेशन यूज कर दोगे ना, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये 2-3 एक्सप्रेशंस हैं आपको जो याद रखने हैं। ठीक है, मनसा बच्चा समझ में आया? श्रेया समझ में आया बेटा? बाकी बच्चे बताओ, सबको समझ में आया? यस मैम, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके का डायग्राम हमने देखा है कि अब आपका उल्टा सीन हो रहा है। जैसा पहले हो रहा था, हॉट से कोल्ड में जा रही थी, अब आपकी कोल्ड से हॉट में जा रही है एंड वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में हमने अल्फा की वैल्यू भी निकाली। बुक में टी की जगह क्यू है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्यू डाल दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की, हाँ तो बुक में आपका सही है, मैं ये लिखा तो है मैंने यहाँ पर, हमने ये भी तो लिखा है दैट अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्यू के टर्म्स में लिखा तो है हमने बेटा। मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे कार्नोट साइकिल वाला एक्सप्रेशन डाल दोगे तब आपके पास टी के टर्म्स में भी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यही आपका इनिशियल एक्सप्रेशन है जहां से हमने शुरू किया अपना मामला। ऑलराइट, सो एज आई वाज सेइंग दैट इस केस में अल्फा की वैल्यू, जैसे वानी ने भी पॉइंट आउट किया, इट इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 के बराबर। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड अगर हम कार्नोट साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका कार्नोट साइकिल में आएगा। इज इट ओके गाइस, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है दैट एन इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 30%। आपके पास एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी आपको गिवन है, गिवन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 30%, मतलब एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है, 30 अपॉन 100, 0.3। ठीक है, फिर आपको बोला है कि व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर विद ऑल अदर कंडीशंस अनचेंज्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। अब इसी सिस्टम को आपने एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर लिया, तो आपको बताना है कि भाई यहाँ पर मेरे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा, सिंपल हमें एक्सप्रेशन पता है भाई अल्फा और ईटा के बीच में। बताओ क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर गाइस, ए बी सी डी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? चलो सॉल्व करते हैं साथ में। हमने अभी यही पढ़ा था दैट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईटा माइनस 1।
तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं तो कितनी आ जाएगी बेटा, 1/0.3 -1, मतलब 10/3 -1। तो निकाल लोगे इसकी वैल्यू, 10 - 3 कितना, 7/3। So it should be nearly equal to what, 2.3333। Very good Om, very good Ujjwal beta, the correct answer to this question is option B। ठीक है, सिंपल है ना। वेरी गुड, रजनी का भी आ गया, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया है बेटा, आगे चलते हैं। गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इज कि अब आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ रेफ्रिजरेटर अब्सॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रे। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर हमें Q2 की वैल्यू गिवन है या Q1 की वैल्यू गिवन है? खाली 1 या 2 लिखना है आप लोगों को चैट बॉक्स में। Q2 की वैल्यू गिवन है या Q1 की वैल्यू गिवन है? व्हाट इज गिवन टू अस हियर? क्या गिवन है हमको बेटा? Q2 की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है? Priyanka is saying 2. Do other people agree with her? All right, Krishna is saying 1, Azad is saying 2। ठीक है, चलो, ओम जहा भी बोल रहे हैं सिंक। बेटा हमें क्या बोला है? रेफ्रिजरेटर अब्सॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रे, मतलब अब्सॉर्ब कर रहा है ना, मतलब हीट आपकी एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये हीट कहां से एक्सट्रैक्ट होगी? सिंक से। इसका मतलब है कि आपको Q2 की वैल्यू गिवन है, कितनी? 2000 कैलोरी। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी दिस वैल्यू इन जूल्स? 2000 कैलोरीज को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? ठीक है बेटा कृष्णा, 2000 कैलोरी को अगर जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास बच्चा? सोचो, कैलकुलेट करो, बताओ। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स होता है आपके पास। गुड जॉब मनशा बेटा, वेरी गुड। मनशा नहीं, मनसा। मनशा इज एक्चुअली द नेम ऑफ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड यू मनसा। ठीक है बेटा, तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। इसका मतलब है कि 1000 कैलोरी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 4200 जूल्स। इजी। तो 2000 कैलोरी कितनी हो गई? 8400 जूल्स। ऑलराइट, तो Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आगे क्या बोला है आपको? इफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज W, यू आर आल्सो हैविंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एज W, और आपको निकालना क्या है? यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द मोटर, कि कितना काम हुआ है। इधर ये बता दो, मैंने इसको इतना पैसा दिया, इसने कितना काम करा। वेरी गुड, वानी ने आंसर भी निकाल लिया। बाकी बच्चे भी आंसर निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। ABCD, एक ई ऑप्शन भी बना देती हूँ चलो मैं आप बच्चों के लिए स्पेशल नोटा, कि मैम इनमें से कोई भी नहीं आया हमारा तो। ठीक है, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑलराइट, बच्चे बोल रहे हैं बी। चलो, ए आ गया, बी आ गया, बाकी बच्चे ही बताओ। प्रियंका इज ऑल्सो सेइंग ए। ठीक है, ए को 2 वोट, बी को 1 वोट। बाकी बच्चे भी खेलो, कौन बनेगा करोड़पति, आंसर दो। रजनी सिंह ए ए ए ए। अच्छा, ए ऐसे मेजोरिटी में हो गया है, साइलेंट म्यूजिक वाले बच्चे ने बी लिखा था। चलो देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है। तो अल्फा आपको, सॉरी, अल्फा इज गिवन टू यू एज 4 इन दिस केस। अब आपको पता है दैट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? Q2 अपॉन वर्क डन। मतलब वर्क डन तो सिंपली कितना हो जाएगा भाई? Q2 अपॉन अल्फा। तो Q2 अपॉन अल्फा कितना है? 8400 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, आपका नाम हिमांशु है। ठीक है हिमांशु बेटा, समझ में आया कहाँ गलती हुई? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2100 जूल्स। ठीक है बच्चा, कहाँ मिस्टेक हुई ये बताओ बेटा। आपका 4200 कैसे आया? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑलराइट, सो गुड जॉब गाइस, जिन्होंने सही किया, जिन्होंने गलत किया उनको भी गुड जॉब, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ कहाँ थोड़ी बहुत गलती हुई है, फिर ये गलतियां फिर से करोगे ही नहीं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, सिंपल क्वेश्चन है ये भी।
बच्चे बोलते हैं कि मैम एनसीईआरटी भी करवा दिया करो, एनसीईआरटी में दिक्कत आती है, इसलिए एनसीईआरटी के भी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लिया करो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 3। ठीक है, यहां पर आपको क्या गिवन है बेटा, दैट अल्फा की वैल्यू है 3, which extracts heat from the sink at rate of 399 joules per cycle। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको Q2 की वैल्यू गिवन है, कितनी, 399 है ना। The amount of heat it gives to the room per cycle will be how much। तो हमें निकालना क्या है, what do we have to determine कि what will be the value of Q1, कितनी हीट वो सराउंडिंग को दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको करके बताओ क्या सही ऑप्शन आ रहा है। ऑल राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। पहले वर्क टन की वैल्यू निकाल लो, वहां से फिर Q1 की वैल्यू आ जाएगी। लो, मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बेटा कौन सा सही आंसर आ रहा है, A B C D, कितना क्या सही आंसर आ रहा है। ट्राई टू टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन गाइस। चलो सबसे पहले ये बताओ कि वर्क डन कितना आ रहा है। वेरी गुड, ओम ने आंसर दे दिया है, गुड जॉब बच्चा। तो चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी तो यही स्टेप है कि वर्क डन निकाल लो। मैम वर्क डन की एक्सप्रेशन आ गई तो Q1 माइनस Q2 से इक्वेट कर देंगे, है ना बेटा। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, अल्फा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q2 अपॉन अल्फा, मतलब 399 अपॉन 3। तो वर्क डन की वैल्यू तो 133 आ गई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी है कि मैम Q1 माइनस Q2 जो होता है वो होता है ना मेरा वर्क डन। ठीक है, Q1 माइनस Q2 होता है वर्क डन। तो अगर Q1 माइनस Q2 वर्क डन के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस वर्क डन। तो दोनों को ऐड कर दो, 133 प्लस 399, इजी पीजी, आ गया आंसर। कितना आ जाएगा, आई थिंक 532 आता है इसका सही, 532 जूल्स। So option A is correct in this case. Is this okay guys? ठीक है, रजनीश सिंह यस, बाकी बच्चे बताओ सबको समझ में आ रहा है। यस मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो इतने सिंपल सिंपल रहते हैं ये जो आपका हीट इंजन वाला क्वेश्चन रहता है, रेफ्रिजरेटर का रहता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कार्नोट साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया तो वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अपना ही एक अलग महत्व है। क्यों महत्व है, फर्स्ट लॉ में दिक्कत क्या आई थी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पहले डिस्कस करती हूँ। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, हम लोग जब हीट इंजन पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि एफिशिएंसी जो है ना मेरी, वो 100% नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता है, अगर एफिशिएंसी 100% है तो इसका मतलब क्या है, इफ ईटा इज यूनिटी या फिर 100%, देन Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो होगा ऐसा। एंड दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये जो पूरा सिचुएशन है ना, ये आपका प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट फर्स्ट लॉ को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, फर्स्ट लॉ कुड नॉट जस्टिफाई दिस, फर्स्ट लॉ could not justify this. That is why second law was written. ठीक है, फर्स्ट लॉ बोलता था कि भाई कर दो Q2 को 0, क्या दिक्कत हो गई। मैंने क्या बोला, हमने इसमें पढ़ा था एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में कि ईटा जो है, एफिशिएंसी जो है भाई किसी भी सिस्टम की 100% नहीं आ सकती, है ना, किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। Because if a system needs to have 100% efficiency, that means that Q2 must be equal to 0, which is not possible. ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट फर्स्ट लॉ को इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, फर्स्ट लॉ ने बोला कि हाँ भाई Q2 0 हो सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दैट इज व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज गिवन।
तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या काम होता है? टू प्लेस लिमिटेशंस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक ही काम है कि वो लिमिटेशंस प्लेस करता है ऑन एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी है उस पर वो एक लिमिटेशन प्लेस करता है, एंड ऑन परफॉर्मेंस, ये जो हमने कोफिशिएंट का ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा है ना, उसके ऊपर भी ये लिमिटेशन प्लेस करता है। ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते ना, सब बिल्कुल ऐसे परफेक्ट नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट इज देयर इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। लॉसेस होते हैं, डिसिपेशन होती है, सो दैट इज व्हाई आपका एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी 100% इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशन है ये सेकंड लॉ ने इंट्रोड्यूस करी थी इन दोनों के ऊपर। ठीक है, सेकंड लॉ की इंपॉर्टेंस समझ में आई, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन समझ में आई। जब हम लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की डिस्कस करते हैं तो बच्चों को इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, अभी समझ में आई बेटा? ठीक है, अच्छा रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा फर्स्ट लॉ जो है उसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो बोलता है कि एफिशिएंसी भी 100% रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट लॉ ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों है। Why can't eta be equal to 100%? Why can't eta be equal to 1? Why can't Q2 be equal to 0? ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन सो दैट इज व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा गया। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो दो लिमिटेशन प्लेस कर देता है, किस पे? आपकी एफिशिएंसी पे एंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट ओके नाउ बेटा? वानी समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है, वो सेकंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, इट इज मेड अप ऑफ टू स्टेटमेंट्स। एक होती है आपकी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है, डायग्राम से समझो पहले। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलती है कि अगर ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये आपका सिंक है, ओ सॉरी सिंक लिख दिया, ये आपका वर्किंग सरफेस है, दिस इज योर वर्किंग सब्सटेंस, और आपके पास अपना आगे है, आपके पास अपना सिंक, ये आपका सिंक है। ठीक है, तो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वो ऐसा बोलती है कि यहां से हीट पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेज कि Q2 0 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जहां पर जो भी एनर्जी सोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो पूरी की पूरी एनर्जी वर्क टन में कन्वर्ट हो रही है। सो जो हीट एनर्जी प्रोवाइडेड है, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोर्स, हीट एनर्जी गिवन बाय सोर्स cannot be entirely converted into work. That is what Kelvin Planck statement says. Is this okay guys? तो ये इसका मतलब क्या है कि यही तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई ईटा जो है आपका ये 1 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इजी सिंपल। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू क्लॉशियस स्टेटमेंट। तो क्लॉशियस स्टेटमेंट, अभी पिछली जो स्टेटमेंट थी वो हमारी एफिशिएंसी भी थी। क्लॉशियस स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी रेफ्रिजरेटर वाला जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसके ऊपर होती है। इसको भी पहले डायग्राम से समझते हैं, उससे ना मेरे को लगता है बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। समझ में आ रहा है आज की क्लास में सब कुछ? मजा आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये आपका सोर्स है, ये आपका सिंक है, बीच में आपके पास कुछ वर्किंग सब्सटेंस है। अब क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सिंक से सारी की सारी हीट वर्किंग सब्सटेंस में गई और यहाँ पे चली गई, मतलब आपका वर्क डन हो गया 0। तो अगर वर्क डन 0 हो गया तो अल्फा की वैल्यू हो गई इंफिनिटी। क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या बोलती है कि भाई ये नहीं हो सकता। क्लॉशियस स्टेटमेंट बोलती है कि ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लॉशियस स्टेटमेंट बढ़िया सी चीज क्या बोलती है, दैट एंटायर हीट
extracted from the sink, extracted from the sink or from the cold reservoir, from the cold reservoir, cannot be added to the hot reservoir. मतलब वर्क डन की वैल्यू 0 हो नहीं सकती आपकी। ये जो आपका अल्फा का वैल्यू है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वर्क डन की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट क्लॉसियस स्टेटमेंट सेज। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका काम यही है कि वो एफिशिएंसी के ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर दो रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि वो अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकते भाई, उनकी एक लिमिट है। वो परफेक्ट सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं कि हाँ सिंक से सारी की सारी हीट जाके सोर्स में जा रही हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि वर्क डन आपका 0 है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ हिमांशु बच्चा। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ऐसा आप कोई भी रेफ्रिजरेटर डिजाइन नहीं कर सकते जो आपने हीट सिंक से ली वो पूरी की पूरी हीट आपकी सोर्स के पास पहुंच जाए, मतलब आपका वर्क डन 0 हो जाए, जो आपको सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना पड़ता है ना वो आपका 0 हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, इज इट ओके हिमांशु? तो ये ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि अगर मेरा वर्क डन इक्वल टू 0 हुआ तो अल्फा की वैल्यू हमने पढ़ी थी Q2 अपॉन W होती है, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर वर्क डन 0 है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बोलता है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो इसको सोचो भी मत। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? क्लियर है सबको? चलो बढ़िया बात है, इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, वो कुछ 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करके ये थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर खत्म कर देंगे। एक बार रिपीट कर दूं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आई सबको? श्रेया, उज्जवल बेटा, आजाद, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को अब माइक का एक्सेस भी दे देती हूँ। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है बेटा आप लोग लीव कर सकते हो, जिन बच्चों को डाउट है वो रुक सकते हो।